This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद शुद्ध तृतीया हरतालिका इत्युक्ते दिनांक 9 सप्टेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय काशीस शंखं चक्रं जलकान्दतमृतकं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिवं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयातेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेते समुदितैः यद्भार्यं सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदत्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। पुष्पादिकाशी समति प्रशस्तं सोष्णं कषायां नमतीव नेत्र्यं कृष्णानिलश्लेष्मगतव्रणघ्नं श्वेत्रक्षयकं कचरञ्जनं च। तो काशीस का रक्तवर्धन के हिसाब से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अतीव नेत्रीय है, ये भी एक है। विषानिल श्लेष्म गदव वर्णगदम, विष वात कफ इन तीनों का नाश करने वाला, और वर्ण और श्वित्र ये भी एक अच्छा है। क्षयघ्नम कचरंजनम, और पलित में खास करके इस प्रकार का है। सकृत भृंगा भृंगा मुना क्लिन्नम काशीसम निर्मलम। तो एक बार ही केवल भृंग स्वर से क्लिन्न करेंगे तो काशीस निर्मल होते। दूध आल्यावर आम्ही आता एवढंच येणार आहे दुसरं तुवरी सत्ववत सत्वम एतस्यापि समाहार। तुवरी सत्व जैसे इसका सत्व निकाल। काशी संशुद्धि मापनोति पित्तेश रजसा स्त्रिया। तो स्त्रियों के रजस से काशीस की शुद्धि होती है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बलिना हत काशीसम क्रांतम काशीसम आरितम उभयम सबवाघ्यम त्रिफला वेल्ल संयुक्त। तो गंधक से मारित काशीस और काशी से मारित से क्रांत कांत दोनों संभाग लेकर त्रिफला वेल्ल संयुक्त, त्रिफला वेड़न पर डाल के विषमांश घृतौक्षौद्रम शाणवितम प्रगे, और विषम मात्रा में घृतौक्षौद्र लेकर केवल शाण इतनी मात्रा में सुबह प्रातः काल में सेवितम अंति वेगेन श्वित्रम पांडु क्षयामय। तो तत्काल वेग से श्वित्र पांडु और क्षय इन रोगों का नाश करता।
तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि श्वित्र के लिए सफलता पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और क्षय ये भी एक, अगर ट्यूबरक्यूलोसिस लेकर चलते हैं तो क्षय भी काफी मुश्किल इस प्रकार की बीमारी है अभी के हिसाब में। और वहाँ इस प्रकार से कासिस भस्म का प्रयोग करना ये एक रहेगा। और इस प्रकार से ये कांत भस्म, ये कासिस मारित और गंधक मारित कासिस, ये दोनों का इकट्ठा कर त्रिफला वेल, ये ज्यादा कठिन इस प्रकार का नहीं है, तो शायद इसके बारे में बात हो सकती है। गुल्मक्लीह गदम शूलम मूलरोगम विशेषतः रसायन विधानेन सेवितं वत्सरा। गुल्मक्लीहा गद शूल और विशेषतः शिरोरोग रसायन विधानेन सेवितं वत्सरा। अगर रसायन विधि से इसका सेवन 1 संवत्सर किया जाता है तो ये इन रोगों का नाश करती है। आम संशोषणम श्रेष्ठम अग्नि परिदीपनम पतितम वलिभिः सार्धं विनाशयति निश्चितम्। तो आम संशोषण, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। और पाचन की बात नहीं कही गई है, शोषण की बात इस प्रकार की गई है, लेकिन बाद में पाचन और निर्हरण ये पॉसिबिलिटीज है। मंदाग्नि परिदीपन, और मंदाग्नि को प्रदीप्त करने वाला। फलितम वलिभिः सार्धं, वलि फलित ये दोनों वार्धक्य के लक्षण हैं। विनाशयति निश्चितम्। Gases available in market is Shuddha only. Still need to do Shuddhi in Makaswaras. ऐसा है कि जो शुद्ध वो कहते हैं वो केमिकली प्योर इस प्रकार से कहते हैं। हमारी शुद्धि की संकल्पना अलग है। तो शरीर के लिए वो पीड़ादायक न हो, इस दृष्टि से उसे देखना है। तो बेटर ऑप्शन है कि तरकेले। अभी शेंडे सर ने हिंगुलोत्त पारक हमारे लिए बनाने का निर्देश बताया है। और वैसे ये पुराने घरों में अगर हंडी होती है जो लटकी रहती है, उसका वलीमा के प्रयोग अगर हम कर सकते हैं तो उसमें पारा इकट्ठा होता है। अगर हिंगू उस हंडी के नीचे रखकर उसको जलाते हैं तो पारा ऊपर आता है और वो कांच में जमा होता है। और ये हिंगुलोत्त पारद अच्छा है, ऐसा है। शेंडे सर का कहना था अभी जो मिलता है मर्क्यूरी, वो ट्रिपल डिस्टिल्ड मर्क्यूरी मिलता है, तो ऊर्ध्वपातन ही क्रिया उसमें होती है, तो 99.99% प्योर होता है। तो उन्होंने ये गंगा जल करके कंसेप्ट रखी थी कि एक बार मर्क्यूरी लाया, एकदम 50-100 ग्राम ऐसा कुछ होगा, ट्रिपल डिस्टिल्ड मर्क्यूरी, उसमें और कुछ संस्कार नहीं किए, पानी में डाल दिया और एक कलर डाला लाल रंग का, तो पानी लाल रंग का हो गया। और वो उसको गंगा जल कहते थे, और बहुत सारे मरीजों को ये गंगा जल देते थे। उसमें सिर्फ पानी जब कम होता है तो फिर से ऊपर से पानी डालना, इतना ही। हाँ, चाहे तो थोड़ा कलर डालना, पारद संस्कारित जल। लेकिन बहुत सारे रोगों में उन्होंने उसका सफलता से प्रयोग किया है। एक अहम मुद्दा ये है कि रिजल्ट्स किस चीज के आते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस या अचूक निदान या फिर उत्तम चिकित्सा इस प्रकार से हो, तो रिजल्ट्स आने चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सिर्फ यही कारण होता है ऐसा नहीं। अगर वैद्य पर विश्वास होता है, चाहे किसी भी तरीके से, उसके बोलने से हो, उसकी नाड़ी परीक्षा से हो, उसके दूसरे किसी ढंग से हो, तो भी रिजल्ट्स मिलते हैं।
उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एक बार रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो नथिंग इज सक्सेसफुल देन सक्सेस इटसेल्फ। यश जैसा यशस्वी दूसरा कुछ नहीं होता है। तो एक बार आपको रिजल्ट मिल गए तो ये दोहराते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं इस प्रकार। तो उन्होंने इस प्रकार से गंगा जल को भारत जल, भारत सिद्ध जल भी नहीं कह सकते, सिर्फ इसका साक्षी भारत है उसमें। और वो बरसों तक केवल पानी भरना और पानी देना इतना ही कर रहे थे। और फिर भी अभी मुझे ये तो मालूम नहीं है वो किन इंडिकेशंस में इसको प्रयोग में लाते थे गंगा जल करके इस प्रकार से, लेकिन बहुत सारे मरीजों को उन्होंने वो दिया है। और बहुत सारे बरस मैंने वो पिंप था उनके घर का क्लिनिक में वो देखा है। शुद्ध इन माँ का काढ़ा विल डू स्वर सनाटक होगा। बेटर ऑप्शन जो हम प्लानिंग करें कि वर्षा ऋतु में ताजे रस जहाँ मिलते हैं जब मिलते हैं तब तब करना है। या अमलकी के बारे में, अभी अमलकी का जल्दी भी मौसम शुरू हो जाता है, नहीं तो ये अक्टूबर नवंबर में आता था। तो उस समय अमल का स्वरस से अगर कुछ करना है वहां वगैरह इस प्रकार से दवाइयां बतानी, तो वो अच्छा सीजन इस प्रकार का रहेगा। तो जहाँ जब विशिष्ट पौधे उपलब्ध होते हैं तभी उनका प्रयोग करना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। अतः तुवरी सर्वाष्टाश्मनि संभूता मृत्सना सा तुवरी होता वस्त्रेषु लिप्यते यासो मंजिष्ठा रागबंधिनी। तो सौराष्ट्र में पत्थर से जो निर्माण होती है मृत्सना होती है वो तुवरी, तो स्फटिका या अल तुरटी मराठी में। वस्त्रेषु लिप्यते यासो, वस्त्रों पर जिसका लेप किया जाता है मंजिष्ठा रागबंधिनी। मंजिष्ठा की जो लाली है वो बांधने वाली डोरी इस प्रकार की है, तो उसको स्थिर बनाने वाली डोरी है। फटकी फुल्लिका चेती द्वितीय परिचित। फटकी और फुल्लिका ये दो दूसरे प्रकार के बताए गए हैं। मंजिष्ठायाः रागः रक्तमानं मानबध्नाति स योगेन दृढ़ौ करोति या सा मंजिष्ठा रागवती। तो ईषत् पिता गुरुस्निग्धा पीतिका विषनाशी व्रणकुष्ठहरा सर्व कुष्ठग्नि से विशेषता। तो ये फटकी जो है वो ईषत् पीत वर्ण की गुरु स्निग्ध और विषनाशी, विषनाशिनी इस प्रकार की है। व्रणकुष्ठहरा सर्व कुष्ठग्नि से विशेष, व्रण और कुष्ठ का हरण करने वाली और सभी कुष्ठों का नाश करने वाली। गोशम तांबे करके यहाँ पे वैद्य है पुणे में, काफी बुजुर्ग। उनका एक उदाहरण मैंने सुना था, बड़ा अजीब इस प्रकार का था। वो पुराने जमाने के डीएसएससी है, अष्टांग महाविद्यालय से विदा हो गए और कोकण में उनका गांव है। तो अभी अभी विद्या समाप्ति हुई थी और गांव में गए। तो गांव में पता चला कि ये डॉक्टर बन के आए हैं। तो एक मरीज आ गया और वो भी पेनिसिलिन की इंजेक्शन ले ली थी, उसके एलर्जी आ गई थी, पूरे बदन पे रैश उठा था। अब कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करे, तो इनके पास चला आए। इनके पास नौबत ऐसी आई कि इन्होंने कुछ दवाइयां वगैरह लेकर गए नहीं गए थे। और सोचा भी नहीं था कि अभी जाकर प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस तो उन्होंने पुणे में ही की, कोकण में नहीं की एक्चुअली। तो फिर कैसे करेंगे इस मरीज को, अगर कह देते कि मेरे पास कुछ दवाइयां नहीं है तो किसी दूसरे पास डॉक्टर के पास जाओ, तो हो सकती थी बात। लेकिन इन्होंने सोचा पहला ही मरीज है, मैं इसको टालू कैसे। तो मेरे पास क्या है उसके बारे में सोचना आरंभ किया।
तो पहले तो ये पेनिसिलिन की रिएक्शन है, ये जरा अजीब मामला है कि पेनिसिलिन की रिएक्शन को कैसे ट्रीट करना है इस प्रकार से। उन्होंने इतना ही सोचा कि ये विषय है और ये विषादी परिणाम विषय के कारण ये हुआ है, एलर्जी रैश हुआ है। तो विषग्न मेरे पास क्या है? तो ये कांक्षी कषाय कटुकाम्ल कंठ्या तो ये कांक्षी ध्यान में आई, ये तुवरी। और उस जमाने में दाढ़ी बनाने के बाद एक आंक्षी लगाने का प्रकार था और प्रचलन था, तो वो रहती थी घर में एंटीसेप्टिक हिसाब से। और उसकी शुद्धि केवल लाही करना इतना ही है, गर्म करना लाही कर सकते, तो शुद्धि कर दी। और अब ये जाकर विषय में काम करेगी, लेकिन त्वचा पर असर हुआ है और ये कषाय रस मतलब स्तंभक है, स्रोत का स्तंभन करेगी, तो पहुंचेगी कैसे? तो इसलिए सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंधो रोचनो मृदु, ये सूत्र ध्यान में आया। और ये सुख का अनुबंध निर्माण करने वाला है, सुगंध जो है रोचन मृदु इस प्रकार का, और सूक्ष्म है। तो उन्होंने उत्पत्ति की रक्षा उसमें डाल दी फिटकरी के साथ। अब सोचा ये कि ये शरीर में जाकर उस जहरीले परिणाम तक पहुंचेगा जो पेनिसिलिन की वजह हुआ है, और उसको विष नाशन करेगा, तो इससे क्रैश वगैरह तो चला जाए। लेकिन फिर भी ये स्तंभन वाली चीज है और सरदर्द करने वाली है ये, फिर भी तो ये वापस कैसे आएगी कोष्ठ में, और कोष्ठ से उसको बाहर निकालना है। तो उसमें गुड़ डाला कि नातिश्लेष्म करो धौत सूक्ष्म मूत्र शक्र दिया, मूत्र और शक्र दोनों को निस्सारण करने वाला गुड़ है, गोलियां बना के दे दी। और आश्चर्य रहा कि उन गोलियों के सेवन से रोगी ठीक हो गया, वो पूरी रैश चली गई। अब लॉजिकल थिंकिंग किस प्रकार का हो सकता है, इसका एक अच्छा नमूना है। पंचतंत्र में एक विकाल वानर कथा बताई गई है, और वहां एक बूढ़ा वानर रहता है, और ये सभी उसके जो वानर गण है वो भी उस राजगृह में रह रहे हैं। और वहां एक मेष भी है, और उसको आदत है कि बार बार स्वयंपाक घर में घुसना, किचन में घुसना इस प्रकार से। तो आचार्य जो रहेंगे महाराज, वो उसको जो हाथ में मिलते उसको मारते। तो वहां उन्मुख या जलती हुई लकड़ी पाना बहुत आसान है। तो अगर वो जलती हुई लकड़ी उसको मारेंगे तो ये जल उठेगा, क्योंकि उसके ऊपर उड़ना बहुत है, लोकर है। और फिर वो दौड़ता हुआ नजदीक अश्वशाला है उसमें घुस जाएगा, वहां भी घास है तो वो भी जलेगा। और फिर अश्व जो है वो इधर उधर घूमने लगेंगे, वो जलने लगेंगे। तो अश्व के दाह के लिए, इस प्रकार के जलने के लिए वानर वसा का प्रयोग बताया गया है। तो पशु वैद्य को बुलाएंगे तो बताएंगे हाँ उसके लिए वानर वसा चाहिए, तो अभी वानर है यहाँ पे क्योंकि हम नहीं पाले, तो उनको मारकर उनकी वसा का प्रयोग करेंगे तो अश्व ठीक हो जाएंगे। तो ये सब सोचकर उसने सभी वानरों को इकट्ठा किया और बताया कि ये इस प्रकार से हो सकता है, तो हम सभी को ये राजवाड़ा छोड़कर निकल जाना चाहिए। तो किसी ने बात नहीं मानी, ये क्या आप मूर्खता, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप वृद्ध हो गए हैं वगैरह वगैरह।
और वास्तव में ऐसा ही हुआ और सभी का विनाश हो गया। वानर खुद निकल निकल गया वहां से, वो जो वृद्ध वानर था वो निकल गया। फिर उसने पूरे राज परिवार को भी नष्ट करने का प्लान सोचा और नष्ट कर दिया। तो एक कथा दिखने में अजीब है लेकिन ऐसा है कि इसमें जो तत्व बताया गया है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कि क्या हो सकता है इस प्रकार से, वो अच्छा है। मैंने एक वेबसाइट बनी थी heal-word.com, उसमें एक छोटी प्रश्नावली बनाई थी 60 प्रश्नों की और एक इलेबोरेट बनाई थी 120 प्रश्नों, और उसके आधार पर हेल्थ असेसमेंट करना ये काम था। और फिर ये 60 वाली फ्री थी, तो कोई भी जाकर क्वेश्चन भर देगा तो ऑटो आंसर्स इसमें जनरेट हो जाएंगे और उसको मिल जाएंगे। उसमें ये प्रयास था कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है ये सुनिश्चित करें। 10 से 100 जितने मार्क है और 70 से ऊपर है तो हेल्थ स्टेटस अच्छा है, 40 से 70 है तो मीडियम है, 40 से नीचे है तो डेंजर है, और अगर 20-10 इतना ही है तो बहुत ही डेंजर है इस प्रकार से। और कौन से रोग होने की संभावना है, मैंने जो जिक्र किया था कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज पर जिक्र किया था। और इसमें मार्किंग भी था कि अगर हेरिडिटी है तो 5 गुण मिल जाते हैं, अगर एडिक्शंस है तो 5 गुण मिल जाते हैं, अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो 5 गुण मिल जाते हैं। तो फिर उसके आधार पर प्रेडिक्शंस करना और फिर उसको टालने के लिए दिनचर्या के बारे में बताना, योग के बारे में बताना वगैरह वगैरह, और खाने पीने के बारे में बताना, ये सब उसमें था। और चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे अगर पहले किए हैं तो उसके बारे में कुछ सवाल पूछ चुके, अगर नहीं किए हैं तो इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। और फिर आप चाहते हैं तो इलेबोरेट चेकअप में चले जाए या फिर किसी वैद्य को कंसल्ट करें। उसके लिए एक इसका ग्लोबल नेटवर्किंग मैंने सोचा था, और सिलेक्ट कंट्री, देन स्टेट, सिटी एरिया काइंड ऑफ सर्विस। इसमें वैद्य होंगे, योग टीचर्स होंगे, मैस्टर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे वगैरह, इस प्रकार से मैंने सोचा था। ये बहुत आगे की सोच थी, ये मैंने 12-15 बरस पहले ये सोचा था इसके बारे में। मैंने काफी उसके लिए पैसा भी खर्च किया लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाया तो ये फेलियर हो गया। अब वो वेबसाइट भी नहीं है अभी मैं कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, तो वो एक अहम मुद्दा इसी तरीके से होगा। और मैं सिर्फ कैंसर की सोच रहा हूँ, भारत से शुरुआत करते, और उसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स भी शामिल होंगे, ऐसा मैंने इसके बारे में सोचा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि क्या हो सकता है इसका जजमेंट ले पाना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और आगे क्या हो सकता है अगर हम समझ पाते हैं तो उसको टालेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी ये तो प्रेडिक्शन आ गया कि डायबिटीज इतनी तेजी से भारत में बढ़ रहा है तो भारत एक हब बनेगा डायबिटीज के लिए। और फिर 2025 में सबसे ज्यादा रुग्ण डायबिटीज के भारत में होंगे, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन उसको टालने के लिए क्या करें, कुछ भी नहीं है लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, लाइफस्टाइल में चेंज लाना, परिवर्तन लाना, इसके बारे में कोई सोच नहीं है। केवल जो औषध कंपनियां हैं उन्होंने इसको भली भांति समझा है और अपनी अपनी
प्रोडक्ट की सेल करने के लिए मार्केटिंग शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जब सामने आया है तब भी एक स्थिति है। डब्ल्यूएचओ ने तो कहा था कि 2020 में इंडिया में एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स होंगे और इन्फेक्शियस डिसीजेस से लोग मरेंगे। ये कुछ हद तक स्वाइन फ्लू, डेंगू से सामने आया और पूरे विश्व भर में कोविड-19 की पैंडेमिक ने धूम मचाई इस प्रकार से। तो जनरल इम्यूनिटी का कम होना ये सबसे अहम होता है, सबसे अच्छा मायना रखता है और उसके बारे में ये बताया नहीं जाता। Shirish is Vishagna. Shirisha trees are there at many places. How can we make use of it for Vishagna Kali? जनरली उपयुक्तांग अगर बताते नहीं है तो मूल लेना है। लेकिन मूल लेने से पूरे वृक्ष को ही खतरा इस प्रकार का हो सकता है। पुराने जमाने में जब जनसंख्या बहुत कम थी और पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो ये पॉसिबल था। अभी हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, वो पत्तों से काम लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अशोक के बारे में ये किया गया है। अशोकारिष्ट जो अभी बाजार में मिलता है उसमें अशोक की छाल मिलना काफी मुश्किल है और फिर वो वृक्ष मर जाता है। तो उसके पत्तों को लेकर अशोकारिष्ट बनाते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से शिरीष के बारे में कहें। और शिरीष में एक सच्चा और झूठा ये भी है। तो जो रियल शिरीष है उसी का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये कुछ काम का इस प्रकार का नहीं। ठीक है, पर्याय का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर मूल रूप से मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे उन्होंने जो सोचा मैंने बताया कि तोरी का प्रयोग उन्होंने किया। अपने अपने दिमाग से कोई भी वैद्य इस प्रकार से काम ले सकता है। मेरा खुद का भी एक अनुभव है। मैं मेरे बहन के घर गया था और मेरी भांजी 2 बरस की थी और उसको ये गोबर हो गया। तो पूरा बदन खुला हुआ था और फुंसियाँ निकल आई थी, बुखार था। मैं सेकंड ईयर में था। तो दवाइयाँ तो कुछ पास भी नहीं थी और मैंने सोचा कि ज्वर में तिक्ता रस का प्रयोग होता है और यहाँ रक्त दृष्टि है, ये फुंसियाँ उठी है। तो ज्वर और रक्त दृष्टि को लेकर नीम के पत्तों का ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मैंने नीम पत्तों का स्वरस निकाल के उससे शहद डाल के उसको दे दिया और बुखार भी कम हो गया, ये रैश भी कम हो गया। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गई। बाद में मैंने एक औषधि बाड़ में देखा तो गोबर के लिए ये नीम पत्तों का स्वरस और शहद ऐसा ही कॉम्बिनेशन था उसमें। मैंने लॉजिकली किया और ट्रेडिशन में था इस प्रकार से। The one with pink flowers is original. मुझे मालूम नहीं है, वो द्रव्यगुण वाले से किसी से पूछो। सध्या जे शिरीष म्हणून मिळते ते सालीचे चूर्ण असते। ओके। लेकिन ऐसा होता है कि अगर इतनी बड़े पैमाने पर इसकी त्वचा निकाली जाती है तो स्कैरसिटी हो जाएगी। और शीर्ष विषग्न नाम यह अग्र संग्रह है तो विषग्न द्रव्य में श्रेष्ठ है और इसके लिए अभी हम सभी विषारी खाना खा रहे हैं तो उसके हिसाब से अच्छा रहेगा इस प्रकार से। लेकिन जिस तरीके से हम कर सकेंगे ये सोचना बेहतर है। मैंने सुवर्ण सिद्ध जल इसी के लिए आरंभ किया। वैसे रात को हम पानी तांबे के बर्तन में रखते हैं रात में और सुबह है वो निकाल कर इसमें सोना डाल के उबाल देते तो ये ताम्रा और सुवर्ण का प्रयोग ग्रंथों में बताया गया है। विषग्न इस प्रकार का तो इसका भांति प्रयोग होता रहता है। वैसे
स्वर्ण केवल विषग्न नहीं है, रसायन है, वाजीकरण है, तो सभी दृष्टि से वो अच्छा इस प्रकार का है। तो किसी न किसी तरीके से हमें सोचना है कि इसमें से मार्ग कैसे निकालें। निर्भारा शुभ्र वर्णा च स्निग्धा सामला परामता सा फुल्लतोरी प्रोक्ता लेपात ताम्र चरेदयः लेपात ताम्र से फुल्लतोरी लेपेन ताम्रम लोहांशम उज्जति ताम्रे यः लोहांशः विद्यते स निर्गच्छति इत्यर्थः। ताम्रं लोहवत् काठिन्यं गच्छति इति अर्थो वा। लेपात् ताम्रं चरेदयः। अच्छा, अयः लेपात् ताम्रं ताम्रम लेपात अयः चरेत, ऐसा होगा में। तो ताम्र को इसका लेप करने से कांक्षी का वो लोह जैसा हो जाता है, उसमें से लोह निकलता है। ये भी थोड़ा अजीब है। लोह का दूसरा मतलब उसमें अच्छा स्ट्रेंथ होना, कठिनत्व ज्यादा होना, ये पॉसिबल होगा इस प्रकार का है। कांक्षी कषाया कटकामल कंठ्या केशा वर्णग्नि विषनाशिनी च श्वित्रा प्रहा नेत्र हिता त्रिदोष शांति प्रदा पारद जारणी च। ते कांक्षी कषाय रसात्मक कटु अम्ल, तो कषाय कटु अम्ल कंठ्या केश्या, तो ये केश के लिए भी अच्छे, वर्णग्नि विषनाशन और विषनाशन है। श्वित्रापहा नेत्र हिता त्रिदोष शांति प्रदा। श्वित्र के बारे में काफी जिक्र आया है, तो शायद इसके बारे में सोचेंगे। और कचरंजनी केशा है, दूसरी जगह कचरंजनी ऐसा है, तो शायद पांडित्य ये श्वेत वर्ण का ही होता है, उसको रंजन करने वाली होती है, तो उस हिसाब से श्वित्र में भी काम करती होगी ये, ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हैं। और जो भी द्रव्य कचरंजन है उसका शायद प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो त्रिदोष शांति प्रदा ये भी एक मुद्दा है। और पारदधारिणी च तोरी कांजी के क्षिप्ता त्रिदना शुद्धि मृत्यु, कांजी में डालकर 3 दिन में शुद्धि उसकी हो जाती है। क्षाराम्ल मर्दिता महाता सत्वं मुंचति निष्ठिता। ये क्षाराम्ल ये 12वां इसी प्रकार का आ रहा है। वास्तव में क्षार और अम्ल दोनों साथ में करते हैं तो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन होती है। मालूम नहीं है क्षार पहले फिर अम्ल ऐसा कुछ करना है क्या। और निश्चित रूप से सत्व छोड़ती है। गोपित्तेन शतं वारान् सौराष्ट्रीं भावयेत् तथा धमित्वा पातयेत् सत्वं क्रामणं चाति गुह्यकम्। क्रामण तो 100 बार गोपित्त से क्रामणस्य अतिगोप्यं आह क्रामणम् इत्यादि। क्रामणं रसोपरसानां बन्धनार्थं स्वेदनवर्धनादेकोनविंशति कर्मणा सप्तदशकं विशेष अतीव गोपनीयत्वात् तदस्मिन् संग्रहे नोक्तमिति तात्पर्यः। सप्तदश विशेष है।
तो 17 प्रकार के क्रम है और अतीव गोपनीय होने के कारण इसमें बताया नहीं गया है इस प्रकार से। है तो गोपित्त से सौमार्ग सौराष्ट्री को भावना दे धमित्वा पाते सत्वम ब्राह्मण चाती लीजिए। तो इसका क्रम अति गुह्य गोपनीय इस प्रकार का है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो तालकः हरितालं द्विधा प्रोक्तं पत्राद्यं पिंड संधि। पित्र पत्री हरिताल और पिंड हरिताल ये दो प्रकार। स्वर्ण वर्णं गुरु स्निग्धं तनुपत्रं च भासुरं तत्पत्र तालकं प्रोक्तं बहुपत्रं रसाय। तो स्वर्ण वर्ण गुरु स्निग्ध तनुपत्र भासुर, भासुर का तेजस्वी इस प्रकार का। तत्पत्र तालकम प्रोक्तम ये पत्र तालक बताया गया है। और उसमें अगर बहुपत्र होता है तो वो रसायन निष्पत्र पिंड सदृश स्वल्प सत्वम तथा गुरु स्त्री पुष्प हरणम तत्व गुणात्म पिंड तालक। पिंड तालक वो पत्र नहीं होती, उसमें पिंड सदृश होता है, सत्व उसमें कम होता है, गुरु होता है। स्त्री पुष्प हरणम तो स्त्री पुष्प का हरण करने वाला, उसका नाश करने वाला इस प्रकार का। तो ये शायद प्रदर अतिरिक्त स्राव इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर्षाल वैसे उष्ण है। और पिंड तालक गुणों में कम है। श्लेष्म रक्त विषवात भूतम केवलं च खलु पुष्परुत स्त्रिया। तो कफ रक्त वात विषवात भूत ये पहले भी एक बार इस प्रकार के भूत के नाशन के बारे में बताया गया था, तो इनको प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार के अगर भूतोन्माद वगैरह इस प्रकार के मरीज होंगे। युवावस्था में हिस्टेरिया के मरीज मिलते हैं, खास करके ब्रेक होने के बाद कि प्रेम है और फिर ब्रेक हो गया तो उन्माद के लक्षण दिखते हैं। तो उसमें अगर आगंतुक तो अनुबंध है भूत वगैरह इस प्रकार का, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एकदम उष्ण कटुकंच दीपन कुष्ठाहारिताल उच्च स्निग्ध उष्ण कटुक दीपन और कुष्ठ का हरण करने वाला इस प्रकार का हरिता बताएगा। तो हरताल और मनुष्य ये दो योग है और प्रयोग में भी वो है। भासुरम दीप्तिमत् बहुपत्रम बहुपटल संबंधित पिंडहरितालस्य लक्षणमः निष्पत्रम् इत्यादि। रजोनाशकम स्त्री पुष्पहरणम रजोनाशकम गुणात्मक इति पत्रतालापेक्षया इत्यर्थः सुगमो। तो स्विन्नं कुष्मांड तोये वा तिलक्षार जले पिवा तोये वा चूर्ण संयुक्ते तौलायंत्रेण शुद्धे। तो कुष्मांड स्वरस या तिलक्षार जल या चूर्ण संयुक्त तोय, ये चूर्ण का मतलब चुना इस प्रकार का होता है, लाई। और द्विपत्र में एकदम चूर्ण सचूर्ण का सचूर्ण खदिरन चक्र तांबुल के बारे में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो थे नागवल जी के। एक
सुपारी और खदेड़ और कांच तथा इनके जरिए मिनिमम जो तांबुल है वो बनता है इस प्रकार से। तो ये हुआ चूर्ण संयुक्त दोलायंत्रण शुद्ध, तो उस दोलायंत्र में इसके पचन करने से शुद्ध होता है। अशुद्धम तालम आयुर्घ्नम कपमारुतम एहत तापस्फोटांगम संकोच कुरुते तेन शोधयेत्। अशुद्ध अगर इस प्रकार का हरिपाल है, वो आयु का नाश करने वाला, कपमारुत निर्माण करने वाला, कपमारुत निर्माण करने वाला, और मेह तापस्फोट अंग संकोच, तापस्फोट और अंग संकोच करता है, तो इसलिए उसका शोधन करें। तालकं कलशं कृत्वा दशांशेन च टङ्कण जम्बीरोत्तरवे शाल्य कांचीकैः शालयेत् तथा। तो उसके टोनकण पाउडर इस प्रकार से करके उसका 10वां हिस्सा टंकन डाले, जम्बीरोत्तर द्रवैः शाल्य, जम्बीर से प्रक्षालन करना है, कांजी के ही शालयेत् तथा, और फिर कांजी से प्रक्षालन करना है। वस्त्र चतुर्गुणे बदला दौलायंत्र जिनंत, और चतुर्गुण वस्त्र में बांधकर दौलायंत्र एक दिन पचन करना है। काफी लंबी इस प्रकार की प्रोसेस है। सचूर्णेन आरनादेन दिनं कुष्मांडजे रसे, तो सचूर्ण आरनाल ये फिर कांजी, और एक दिन कुष्मांड रस, कुष्मांड के स्वरस में इसका पचन करे। स्वेद्यम वाशान भी कोई तालकम शुद्धि मापने, वह शालमली के जग से होती है बात, तो तालकम की शुद्धि मापने, तालक की शुद्धि मतितुल्ये घनीभूते कषाये ब्रह्ममूले परिवारं तालकं भाव्यं तिष्ठामूर्वे मूर्धरेतमाकृषे उपलयर्वशिभिर्देयं पुटं प्रेषये एवं द्वादशधा पाच्यं गुणयोगेन शुद्ध योगे योजय। मधु और मधु तुल्य लेकर घनीभूत कषाय ब्रह्म तुल्य का मधु तुल्य ब्रह्म मूल है भांगी मूलक। मधु तुल्य का अर्थ समझ में नहीं आना। मधु तुल्य घनीभूत कषाय ब्रह्म मूल, तो ब्रह्म मूल जो कषाय अगर घनीभूत होकर मधु जैसा हो जाता है, तो ये रसक्रिया करनी है। त्रिवारम तालकम भाव्यम पिष्पा मूत्रे समान, उसमें 3 बार तालक का अलग, उसको उससे 3 बार तालक को भावना देनी है, और फिर माहिषमूत्र में पेषण करना है। उपलर दशवीर देयम पुटम, मधासारखे घट्ट ओढणी, वो कंसिस्टेंसी वही लगता है। तो 10 पत्थर से फूट देना है। पत्थर में उपल का पत्थर भी नहीं तो यहाँ गोली
रुद्धात पेशयेत्, और फिर पेशेंट करे, एवं द्वादशादाकार प्राच्य शुद्ध योगे पाच्यम प्राच्य पाचन, इस प्रकार से 12 बार पाचन करके शुद्धम हो जाता है, तो फिर योगों में उसका प्रयोग करेंगे कंसिस्टेंट। तो मत जैसा होना चाहिए, ये इसमें हम इस प्रकार का है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल कल तो छुट्टी रहेगी, शनिवार को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति।